दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ कि किस तरीके से एक रियासत को लेने के लिए दो राज्य जब आपस में इन्वॉल्व हो गए तो वो सब किस तरीके से टोटल कहानी है, वो मैं आपको बात करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, जब देश आज़ाद हो गया अंग्रेज़ों से और उसके बाद राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, साथ में इधर उत्तर प्रदेश का एकीकरण ऑलमोस्ट हो ही चुका था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उत्तर प्रदेश ए कैटेगरी के राज्यों मतलब प्रोविंस में आता था जब भारत आज़ाद हुआ, और प्रिंसली स्टेट्स वगैरह सब बी कैटेगरी के स्टेट्स में आते थे। तो आपको ए कैटेगरी बी कैटेगरी के बारे में ऑलमोस्ट पता ही होगा कि 4 कैटेगरी थे जिसमें देश आज़ाद हुआ, ए बी सी डी। तो उसी तरीके से जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, अजमेर वगैरह का प्रॉब्लम सारा सॉल्व ऑलमोस्ट हो चुका था। लेकिन एक प्रॉब्लम ये था कि धौलपुर और भरतपुर के जो शासक थे, जो राजा थे, वो इस बात पे अड़े हुए थे कि उन्हें राजस्थान में नहीं मिलना है, और इसका कारण भी मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके साथ ही अलवर और किरौली, ये दो और भी रियासतें थी। ये 4 रियासतें ऐसी थी जिसको कि राजस्थान में नहीं मिलना था। यहाँ के राजा जो है राजस्थान में मिलने के विरोध में थे, और यहाँ की जनता का अभी तक कोई मत आया नहीं था कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। तो उस समय रियासती विभाग ने एक संघ बनाया, मत्स्य संघ, और 13 फरवरी 1949 को क्या किया कि इन सभी रियासतों के राजाओं को बुलाया। बोला कि देखो, आप लोग अपना अपना पक्ष रखो, आप लोगों को क्या चाहिए, क्या करना है, आप लोगों को बताओ। देश आज़ाद हो चुका है, राजस्थान का एकीकरण हो रहा है, उत्तर प्रदेश एक कैटेगरी के राज्य में आता है, तो इसका एकीकरण का कोई मामला है नहीं, तो आप लोगों को क्या करना है। तो धौलपुर के शासक ने तो सीधा सीधा कहा कि भाई हमें तो राजस्थान में नहीं जाना है। जो बृजेंद्र सिंह थे, उन्होंने बहुत मत अपना एकदम अपना जो स्टैंड है वो बहुत ही क्लियर रखा कि मुझे राजस्थान नहीं, मुझे उत्तर प्रदेश में मिलना है। वहीं भरतपुर की जो किसान सभा थी वो बोली कि देखो ऐसा है कि मुझे भरतपुर को, हम लोगों को तो केवल भरतपुर को और अलवर को, किरौली को, और अगर धौलपुर भी मान जाते तो इन सबको ब्रज प्रदेश ही बना दो पूरा एक। वहीं उधर मेवात का इलाका है तो वहाँ पे कई मेव मुस्लिम भी थे, वो इस पक्ष में आ गए कि देखो अगर ऐसा है कि इसको मेविस्तान बनाओ, इसे मेविस्तान बनाया जाए ताकि यहाँ पे मुस्लिमों की काफ़ी संख्या है। अलवर वगैरह के राजा और ये कहने लगे, और वहाँ की जनता भी मुस्लिम थी वहाँ पे, उसके पहले काफ़ी दंगे भी भड़क गए थे। तो रियासती विभाग को लगने लगा कि इसका जल्दी से जल्द राजस्थान में विलय कर देना चाहिए, मतलब जल्द से जल्द इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देना चाहिए, नहीं तो पता चला इन्हीं का विघटन हो गया। तो उसके बाद रियासती विभाग ने एक कमेटी बनाई, शंकर देव राव समिति, और उस समिति को ये सौंपा कि तुम लोग इस चारों रियासतों में जाओ, वहाँ की जनता से पता करो कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, यहाँ के राजा क्या चाहते हैं। उसके बाद हमें एक रिपोर्ट सौंपो, हम उसी अनुसार से इनका विलय राजस्थान या उत्तर प्रदेश या फिर इन सेपरेट रखना है, क्या करना है, हम उसी अनुसार से करेंगे। तो शंकर देव राव समिति, जब शंकर देव राव समिति के अध्यक्ष कौन थे? सिंपल है, शंकर देव राव। इन्होंने जब सबसे पूछा वहाँ की जनता से और इनसे क्या बोलते हैं कि इनके राजाओं से भी, तो अलवर और भरतपुर और किरौली ये 3 तो राजी हो गए कि ठीक है भाई, अब राजस्थान में ही लिखा है मिलना तो राजस्थान में ही मिला दो। लेकिन धौलपुर के जो शासक थे बृजेंद्र सिंह, ये आखिरी तक अड़े रहे कि भाई मुझे तो राजस्थान में मिलना ही नहीं है, मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि मुझे उत्तर प्रदेश में मिलना है। तो फिर वहाँ पे क्या कराया गया कि जो जनमत की वोटिंग कराई गई कि वहाँ धौलपुर की जनता क्या चाहती है। तो वहाँ पे वोटिंग ज़्यादा पक्ष निकला कि हमें भाई राजस्थान में मिला दो, सारी रियासतें राजस्थान में मिल गई हैं तो हमें भी राजस्थान में मिला दो। तो उसके बाद फिर बृजेंद्र सिंह को भी जब जनता और प्रजा ही, मतलब उस समय तो प्रजा हुई,
जब प्रजा ही बोल रही थी कि राजस्थान में मिलाओ, और राजाओं का कोई खास महत्व रहा नहीं क्योंकि देश तो डेमोक्रेटिक हो चुका था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि राजाओं को एक दरकिनार करते हुए इन सभी का विलय राजस्थान में करवा दिया गया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आखिर धौलपुर, भरतपुर वगैरह के शासक जो है, याद रखें कि अलवर और किरौली के शासक ये नहीं चाहते थे कि इनका विलय उत्तर प्रदेश में, केवल भरतपुर और धौलपुर वाले चाहते थे। जिसमें से भरतपुर वाले का ऐसा था कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धौलपुर तो बड़े कड़े से अपना बोलता था कि नहीं, हमको तो उत्तर प्रदेश में मिलाओ। इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण ये है कि राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर का जो क्षेत्र है ये ब्रज प्रदेश में आता है, और ब्रज में जो आता है ये दो ऐसी रियासतें छूट गई थी ब्रज की, जो कि ब्रज के सर्किट से बाहर थी। बाकी आप पूरा का पूरा ब्रज देखोगे जब, तो पूरा का पूरा ब्रज जो है वो उत्तर प्रदेश में आ गया। आपका आगरा, मथुरा, वृंदावन सारा जो है ये सब कुछ, फिरोजाबाद वगैरह और इटावा वगैरह सब कुछ ये आ गया आपका ब्रज में। और दो ऐसे रियासतें बच गई थी जहाँ की ये थे, क्या बोलते हैं कि ये ब्रज से बाहर थे। तो ऐसा तो नहीं किया जा सकता था ना कि पूरे पूरे ब्रज प्रदेश को एक बनाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विघटन मतलब विभाजन करना उस समय बहुत ही एक खराब ये माना जाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक कैटेगरी का राज्य था। तो इसका विभाजन करना अपने आप में विभाजन नीति को भारत सरकार का बढ़ावा देना होता। तो विभाजन किसी हालत में हो नहीं सकता था, और पूरा का पूरा ब्रज उत्तर प्रदेश में था, और ये दोनों ब्रज छूटे हुए थे, ब्रज प्रदेश के हिस्से। दूसरी बात, भरतपुर और वगैरह के क्षेत्र में धौलपुर का तो उतना नहीं, लेकिन भरतपुर वगैरह में जाटों का, और धौलपुर में भी खास करके जाट और इधर लोगों का काफ़ी दबदबा है। तो इस दबदबा में क्या है कि इधर के ब्रज में भी काफ़ी जाटों और गुर्जरों का दबदबा है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इधर भी वही था, मतलब कि सिमिलरिटीज़ के अनुसार ये लोग चाह रहे थे कि इन्हें मिलाया जाए। लेकिन भरतपुर और धौलपुर जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे, तो इन्हें बी कैटेगरी में ही रखा गया, और बाद में फिर राजस्थान में इनका विलय किया गया। अगर इन दोनों राजाओं के बातों को मान ली जाती, भरतपुर और धौलपुर, तो आज भरतपुर और धौलपुर दोनों ब्रज का हिस्सा होता, मतलब उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता, और पूरा का पूरा अवध और पूरा का पूरा ब्रज आज उत्तर प्रदेश में आपको दिखता। तो आज भी ब्रज का जो दो क्षेत्र है, भरतपुर और धौलपुर, और भी जो राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है, वो राजस्थान में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। इसीलिए पूरा का पूरा ब्रज सर्किट अगर कल को उत्तर प्रदेश सरकार चलाना चाहेगी, तो वो ब्रज सर्किट पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश सरकार अपने ही क्षेत्र में कर सकती है। लेकिन सामान्यतः राजस्थान सरकार से भी इन्हें सहमति लेकर के पूरा का पूरा ब्रज सर्किट यदि बनाना है, तो राजस्थान सरकार को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो यही चीज़ है, और इसी का यही कारण था कि धौलपुर और भरतपुर को उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच में एक बफर जोन बनने से बचाया गया, क्योंकि राजस्थान भी इधर इतने बड़े स्टेट, सबसे बड़ा राज्य है अभी तो, और उत्तर प्रदेश भी उतना बड़ा स्टेट, उस समय तो उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में ही था। तो दोनों इतने बड़े बड़े स्टेट और रहते, और बीच में एक इतना इत्तू सा, तो ये लोग क्राइम करके इधर उधर भाग सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, या फिर इतने बड़े बड़े स्टेट में इतना क्राइम होता, ये लोग भाग करके यहाँ के छुप जाते। इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, इन सब चीज़ों से इन राज्यों, इन क्षेत्रों को बचाने के लिए ही इनको एक अलग राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, और उत्तर प्रदेश में नहीं मिलाया गया, जबकि राजस्थान में मिलाया गया। राजस्थान में क्यों मिलाया गया, मैंने इसका कारण आपको बताया, क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट्स थे, बी कैटेगरी में आते थे।
बाकी पूरा का पूरा राजपूताना जो उस समय था वो भी बी कैटेगरी में ही आता था, इसीलिए इन्हें मिलाया गया। और वहाँ की जनता का भी यही मत था कि उन्हें राजस्थान में मिलाया जाए। तो इसी के साथ आपने इस वीडियो में जाना कि धौलपुर और भरतपुर अगर आज उत्तर प्रदेश के हिस्सा होते तो क्यों होते, और धौलपुर और भरतपुर अगर आज राजस्थान के हिस्सा हैं तो क्यों हैं। इसके साथ ही राजस्थान का एकीकरण का वीडियो कि राजस्थान को किस तरीके से एक किया गया, यह भी मैं सोच रहा हूँ कि ले आऊँ, लेकिन इसके लिए काफ़ी स्टडी करनी पड़ेगी। और इसके बाद मैं एक वीडियो और लाने के लिए जा रहा हूँ राजधानियों के ऊपर कि एमपी की राजधानी इंदौर के बजाय भोपाल क्यों बनी, और जो राजस्थान की राजधानी है वो अजमेर के बजाय जयपुर क्यों बनाई गई। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।